नमस्कार, मैं हूं सुभाष शिर्के और सुभाष शिर्के ऑफिशियल इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के बारे में। एनटीए आज पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले हम जान लेते हैं कि एनटीए क्या है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो कुल 13 परीक्षा लेती है। कई परीक्षाओं में धांधली हुई है। परीक्षा माफिया जो है उन्होंने एनटीए की पूरी सिस्टम है उस पे काबू किया है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। नीट जो एग्जाम होती है उसमें 24 लाख बच्चे इस बार परीक्षा में शामिल हुए थे। यूजीसी नेट में 9 लाख बच्चे शामिल हुए थे और जेई में 12 लाख बच्चे शामिल हुए। तो इतने सारे बच्चे जो है वो शामिल होने के बावजूद एनटीए के परीक्षाओं में धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, ऐसा आरोप है। और इसके बारे में एनटीए की जो बोर्ड है वो कुछ भी नहीं बोल रही है। सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ही बात कर रहे हैं मीडिया से। लेकिन एनटीए क्यों चुप है, इसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है और एनटीए की काबिलियत पे सवाल पूछा जा रहा है। एनटीए के जो अध्यक्ष है प्रदीप कुमार जोशी, इनकी काबिलियत पे सवाल उठाया जा रहा है। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अजय दुबे। अजय दुबे नमस्ते। अजय दुबे भोपाल से हैं, मध्य प्रदेश से हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट है। 1997 में उनको अवार्ड मिल चुका है आरटीआई के बारे में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के वो पदाधिकारी हैं, एक जाना माना चेहरा आरटीआई फील्ड में है। और अजय दुबे, इन्होंने जो आरटीआई निकाला था इसमें प्रदीप कुमार जोशी, इनके बारे में आरटीआई निकाला था, जो एनटीए के चेयरमैन है, उनके बारे में जो देश सवाल पूछ रहा है। इसके लिए अजय दुबे, इनसे हम जानकारी लेते हैं कि प्रदीप जोशी असल में क्या है। जी नमस्कार सुभाष जी। प्रदीप जोशी जी जब चेयरमैन बने थे तो उस समय मध्य प्रदेश में जो हायर एजुकेशन में प्रोफेसर्स थे करीब 300 पोस्ट पे, उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ था, केवल इंटरव्यू हुआ था, एग्जामिनेशन नहीं हुआ था। तो ये वो 2009 का घोटाला था जिसमें सरकार ने जांच भी कराई और जांच रिपोर्ट भी गायब है। हम ये देखना चाहते थे कि पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। यदि इस पे जो लोग बैठते हैं, क्या उनकी जवाबदेही नहीं होती कि वह किसी भी प्रकार का जनता से विश्वासघात, छल और जो लाखों करोड़ों का जो भविष्य होता है वो बर्बाद ना हो। और हमने उस समय पीएससी चेयरमैन 2006 से करीब 12 तक रहे प्रदीप जोशी, उनकी मेरिट, उनकी योग्यता हमने जाननी चाहिए। तो सरकार ने फिर हमें लिखित में ऑन रिकॉर्ड आरटीआई में बताया कि मध्य प्रदेश के जो पीएससी चेयरमैन थे प्रदीप जोशी, उनका संबंध मुरली मनोहर जोशी, जो खुद पूर्व में एचआरडी मिनिस्टर रहे, ह्यूमन रिसोर्सेज, जो आज शिक्षा का हम घोटाला देख रहे हैं, इनके रिश्तेदार पहले एचआरडी मिनिस्टर रहे हैं और इनका संबंध जो था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से है। ये सरकार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने उजागर किया था। इसके अलावा एक प्रचारक थे आरएसएस के विनोद जी, जिनकी लिखित सिफारिश में प्रदीप जोशी जी को एमपी का चेयरमैन बनाया गया और इनका जो कार्यकाल था वो 6 साल का था। इन्होंने अपने कार्यकाल 2012 में थोड़ा सा पहले इस्तीफा दिया और वो छत्तीसगढ़ के पीएससी के चेयरमैन बने। वहां पर भी उन्होंने अपना पूरा जो टेन्योर था वो कंप्लीट नहीं किया, उसको थोड़ा सा पहले इस्तीफा दिया, फिर वो यूपीएससी के चेयरमैन बने। कारण ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जब आप कोई पीएससी में जब आप मेंबर या चेयरमैन रहते हैं तो आप पूरा टेन्योर कंप्लीट करते हैं तो आप कोई दूसरी नौकरी आपको नहीं मिलती। लेकिन इनका राजनीतिक वर्चस्व, पॉलिटिकल पैटर्नेज जो इनको मजबूत था कि ये हर जगह थोड़े दिन पहले इस्तीफा देते थे और फिर नेक्स्ट जाके ज्वाइन करते थे। तो आज जो भारत जो नीट एग्जाम घोटाला, यूजीसी के घोटाले देख रहा है एनटीए के, हम इस बात को 2014 में उजागर कर चुके थे। हमने व्यापम घोटाला एमपी में उजागर किया, हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, हमने पीएससी का किया। हमने उस समय यही भाजपा की सरकार थी एमपी में, हमने कहा था कि भाई आप जांच कराओ, पब्लिक सर्विस कमीशन यदि घोटाले करवाएगा तो जिम्मेदारी कोई बाहर का तो नहीं लेगा, जिम्मेदारी उन लोगों को लेनी पड़ेगी जो वहां पे जिम्मेदार पोस्ट पे बैठे हैं। लेकिन सरकार ने कभी हमारी बात नहीं सुनी। हम हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि पब्लिक सर्विस कमीशन की जो अपॉइंटमेंट्स होंगे वो केवल अकेले सीएम नहीं करेंगे, उनके साथ वहां पर जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा, लीडर अपोजिशन होगा, तो एक तरह से कलेक्टिव जिम्मेदारी के साथ आप करेंगे। लेकिन घोटाले घपलों पे कोई एक्शन नहीं हुआ, दोषी जेल नहीं गए, सजा नहीं मिली, जिसका नतीजा है कि आज प्रदीप जोशी की जो बॉडी है एनटीए, उसने भी लोगों को मतलब एक तरह से विश्वासघात किया है।
हमारा ये कहना है कि उस समय तो मोदी सरकार आ गई थी 2014 में। आपने बड़ी बात कही, यानी घोटाले का इतिहास रहा है प्रदीप कुमार जोशी इनका, फिर भी उनको बड़े पोस्ट है, जैसे यूपीएससी चेयरमैन उनको बनाया गया, अभी एनटीए चेयरमैन बनाया गया। यानी लाखों बच्चों की जिंदगी का सवाल जहां पे होता है, ऐसे महत्वपूर्ण पोस्ट पे इनको बिठाया गया। मैं आपको एक थोड़ा सा ये भी बताना चाहता हूं कि एनटीए की जो गवर्निंग बॉडी है उसमें कौन है, क्योंकि सवाल ये पूछा जा रहा है कि एनटीए क्या काबिल है। आईआईएम के 3 डायरेक्टर्स तो इसमें होते हैं, एनआईटी के 3 डायरेक्टर्स इसमें होते हैं, पुणे की संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च, तो उनके डायरेक्टर इसमें होते हैं, वाइस चांसलर जेएनयू के होते हैं, वाइस चांसलर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के होते हैं, दूसरा चेयरमैन नैक जो कमिटी है उनके होते हैं, और एक डॉक्टर हरीश शेट्टी जो मुंबई के हैं और साइकेट्रिस्ट हैं, वो यहाँ पे बोर्ड पे हैं। अजय जी, यहाँ पे जो आरोप लगाया जाता है, जो अफसर है वो सारे ब्यूरोक्रेट है, एडमिनिस्ट्रेटर है, ये है वो स्पेसिफिकली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है वो कंडक्ट करती है, और इन जो गवर्निंग बॉडी को वो तजुर्बा और वो चीजें उनके पास नहीं है, इसके लिए ये सारी चीजें या धांधली होती है और परीक्षा माफिया जो है वो बेलगाम है। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि एक होती है इंस्टीट्यूशन, एक होती है इंस्टीट्यूशन को गवर्न करने वाले लोग। यदि इंस्टीट्यूशन में जो अपॉइंटमेंट है वही यदि पॉल्यूटेड है, वही यदि इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज है, तो आप वर्ल्ड की कोई सी भी आप इंस्टीट्यूशन ले आइए, कंप्यूटर नहीं, आप कुछ भी जो लेटेस्ट एआई टेक्निक है जो भी है, बट यदि पॉलिटिकल रिकमेंडेशन पे बैठा हुआ व्यक्ति यदि आएगा, वह अपने सरकार के जो आका हैं उनके लिए काम करेगा, उनको वो जो भी उसके ऊपर एहसान होगा वह उसको फॉलो करेगा। जरूरत है ऐसे इंसान को बैठाने की कुर्सी पर जिसका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन ना हो। हम यदि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इनमें यदि हम लोग ऐसे लोग बैठाते हैं जिनको मेरिट पे, जिनकी कॉम्पिटेंस पे, जिनकी इंटीग्रिटी अच्छी हो, तो यदि वो लोग वहां पर बैठ के निर्णय देते हैं, तो क्या मजबूरी है कि जो एकेडमिक और रिक्रूटमेंट वाली बॉडी है वहां पे ये घोटालेबाज जाते हैं, वहां पे ये पॉलिटिकल रिकमेंडेशन वाले जाते हैं। हमें कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन की कॉम्पिटेंस बढ़ रही है, हाईटेक हो रही है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सब है, लेकिन जब तक एक नकारा भ्रष्ट व्यक्ति बैठेगा तब तक ये संस्थाएं बेहतर काम नहीं कर पाएंगी, और उनको जो सरकार है उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अजय जी, हमने सुना है कि प्रदीप कुमार जोशी जबलपुर के हैं, वहीं पे 25 साल शिक्षा संस्थानों में वो काम करते थे, और उसके बाद फिर वो अलग अलग सरकारी कमेटियों पर वो चले गए। प्रदीप जोशी कभी उन्होंने अपनी जवाबदेही खुद मांगी है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एनटीए के बारे में इतना बवाल हो रहा है, इतने बच्चे सड़क पर आ रहे हैं, लेकिन एनटीए के जो अफसर हैं वो कुछ भी बोलने से आनाकानी कर रहे हैं। ये कारण क्यों है? मेरा मानना है कि ये सरकार की असफलता है। सरकार लोकतंत्र में जब बनती है तो वो सही निर्णय के लिए अपनी तारीफ करती है, और उसके लिए अपना जो पूरी दुनिया को बताती है, पब्लिसिटी करती है कि हमने ये अच्छा किया, हमने रॉकेट चंद्रमा में भेज दिया। लेकिन जब आप असफल हुए, जब आपकी कोई इंस्टीट्यूशन जनता के ट्रस्ट को ब्रीच कर गई, आपको विश्वासघात कर गई, तब आपकी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? तब प्रदीप जोशी, जिनके रानी दुर्गावती में जब ये प्रोफेसर थे मैनेजमेंट के, तो एक स्टूडेंट ने आरएसएस के मैनेजमेंट पे पीएचडी करी थी। आरएसएस की यदि उस बीजेपी में एक मजबूत पकड़ है, यदि आप आरएसएस को खुश करते हैं, बटर पॉलिश करते हैं, तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा। हमारा कहना है कि ये पूरा शिक्षा क्षेत्र का घोटाला आज न केवल आरएसएस के लिखित रिकमेंडेशन पे हुआ था ये इनका अपॉइंटमेंट, तो आज उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। ऐसे भ्रष्ट और नकारा यदि लोग यदि आरएसएस के दम पे सत्ता में राज करेंगे, तो क्या उनके अलावा आरएसएस की जिम्मेदारी नहीं होती? दूसरा, जो सरकार है आज वो नीट में करोड़ों युवा जो है वो बर्बाद, उनका भविष्य हुआ है। जिन लोग का सिलेक्शन हुआ है उनको डर है कि कहीं एग्जाम ना कैंसिल हो जाए। लाखों लोग हैं जिनका नहीं हुआ, वो ये मान रहे हैं कि ये इंस्टीट्यूशन ही फर्जी है। तो आज जो सफल है, जो असफल है, सबके साथ कहीं ना कहीं एक हमारे जो यूथ पावर है, जो हमें विश्व गुरु की बात करते हैं, सारे युवा परेशान हैं।
और ये परेशान आज 2024 में हो रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। कारण ये है कि हमने तो 2012 में, 2014 में हमने मध्य प्रदेश के व्यापम और पीएससी घोटाला जब उजागर किया था, तब तो यही लोग जिम्मेदार थे ना सरकार में। इन लोगों ने उस समय पे डिसीजन लिया होता, हमारी बात सुनी होती, तो आज शायद ये दिन नहीं देखने होते। आरएसएस के लोग हैं वो हमेशा बात करते हैं कि शिक्षा का क्षेत्र है वो लेफ्टिस्ट के हाथ में है। हालांकि विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन कंपेटेंस तो होना चाहिए। जिस आदमी के पास काबिलियत नहीं है, अगर इस पद पे बिठाया जाए तो जाहिर है कि ऐसी धांधलियां होगी। आरएसएस जो बात करती है हमेशा समाज में हमें बहुत कुछ भला करना है, उनके स्वयंसेवक क्या वो अपने खुद के प्रति जवाबदेही क्यों नहीं मानते? क्या कारण है इसका? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो मध्य प्रदेश में 2003 में बीजेपी सत्ता में आई और मध्य प्रदेश एक तरह से इन लोगों के लिए बहुत यूजफुल था, क्योंकि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार हार गई थी। तो उस वक्त मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनको 3 स्टेट्स मिले। इन तीनों स्टेट से इन्होंने अपने आप को दोबारा रीगेन करने के लिए, सत्ता के जो रिसोर्स होते हैं उनको हासिल करने के लिए इन लोगों ने गुण और दोष को नहीं देखा। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि यदि आरएसएस, यदि शुचिता, स्वच्छता, यदि पवित्रता, यदि हिंदुत्व और भारत की भलाई चाहती है, तो लेफ्टिस्ट की यदि मैं तो किसी तरफ नहीं हूं, ना लेफ्ट ना राइट। मेरा कहना है कि यदि आरएसएस भारत का भला चाहती है, तो क्या नकारा, अयोग्य डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर, प्रोफेसर बना के भारत को आप आगे बढ़ाएंगे? जिस डॉक्टर को मतलब पास नहीं होना है, आप उसको डॉक्टर धक्का देके बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पैसा देगा। आप वो प्रोफेसर बनाएंगे जो नकारा, जिसको खुद को 12वीं अच्छे से नहीं पास हुई, वो प्रोफेसर बनेगा। तो क्या ऐसा देश बनाना चाहते हैं कि जो योग्य हैं, जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, वो सड़कों पे रहें, और जो नकारा, भ्रष्ट, जिनके भाई भतीजावाद रिश्तेदारी हो, उनको आप शिक्षा में स्थान देंगे? तो ऐसे में क्या ऐसा कोई भारत बन सकता है? कमजोर लोगों से जो जिम्मेदार पद हैं उन पे आप अच्छे लोग बैठाइए। आपको लेफ्ट से लड़ना है तो आप अच्छे उदाहरण देके लड़िए, आप करप्शन को मिटाइए, आप नेपोटिज्म को मिटाइए। लेकिन नहीं, हमें, यदि आप जनता को ये कहते हैं कि लेफ्ट का एजुकेशन पॉलिसी में स्थान है, उन्होंने किया है, तो आप हमसे वोट ले लेते हो, और वोट लेने के बाद क्या करते हैं? जहां जहां भाजपा की सरकार है, वहां वहां की एकेडमिक, कल्चरल, साइंटिफिक बॉडीज में आप पहुंच जाते हैं और भारी भ्रष्टाचार करवाते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और ये सूचना का युग है। आप अपने आप को छुपा के अब नहीं रह सकते, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। हमने तो जो लिखित में सरकार ने सर्टिफाइड कॉपी दी है आरएसएस की सिफारिश की। मध्य प्रदेश में तो पिछले 25 साल से बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ पर क्या ऐसे ही सिफारिश से ही भर जाते हैं? क्या है? मेरा कहना है कि मध्य प्रदेश में आरएसएस ने भाजपा सरकार को अपनी मुट्ठी में लेके रखा हुआ है। हमारे पास केवल प्रद्युत जोशी की सिफारिश का केस नहीं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे केस हैं जहां हमने ये देखा है कि आरएसएस के नाम पे यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार है। आरएसएस के नाम पे राजनेताओं को निर्णय पारित करवाने के लिए डराया जाता है। आरएसएस के नाम पे जो संस्थाएं हैं उनमें नियुक्ति होती है, और कोई भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट या कोई क्वालिटी प्रोडक्शन या कोई क्वालिटी रिजल्ट नहीं आता है। हम तो आरएसएस के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको खुली बहस के लिए चुनौती देते हैं कि वह ये बताएं कि क्या भाई भतीजावाद, क्या भ्रष्टाचार से वो लोग बेदाग हैं? बिल्कुल नहीं है। मध्य प्रदेश में तो लगातार सत्ता में भाजपा सरकार जब से है, तो इन लोगों का वर्चस्व बना हुआ है। हमारा विरोध किसी संस्था से नहीं है, हमें लेफ्ट से मतलब नहीं, राइट से मतलब नहीं। हमारा कहना है कि जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, जो ट्रांसपेरेंसी है, आप उस पे जवाब दीजिए कि क्या आप पर जो उंगली उठ रही है क्या वह गलत है? क्या आपने घोटालेबाज संस्थाओं में कोई इंप्रूवमेंट किया है? क्या आपने उन लोगों को दंड दिया है? क्या आप लोग सरकार में चलाने की भूमिका नहीं निभाते? ये लोग कहते हैं हम सरकार से दूर रहते हैं, पूरा इनका सरकार में दबदबा है।
मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। तो जनता, जो नई युवा पीढ़ी है, वह एक बेहतर यदि भारत चाहती है तो वह इस बात से भी बिल्कुल जानकारी रखती है कि आप लोग का जो कामकाज है, जो आप बोलते हैं और जो करते हैं, वो सब दिखाई देता है। अजय जी, आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से कि एनटीए को बर्खास्त किया जाए? क्या एक ही संस्था 13 एग्जाम ले रही है, क्या उतना मोनोपोली होना शिक्षा क्षेत्र में क्या उचित है? मेरा ये मानना है कि जो एनटीए के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो अन्य सदस्य हैं, सबको बर्खास्त किया जाए और जांच में यदि इनकी इन्वॉल्वमेंट मिलती है, पेपर लीक या कहीं भी नेग्लिजेंस यदि दिखता है, तो इन पे क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मेरा ऐसा व्यक्तिगत मत है कि ये जो संस्था है, इसके अपॉइंटमेंट्स के लिए जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो और उसमें जुडिशरी का भी इन्वॉल्वमेंट हो। और यदि आप लाखों करोड़ों लोगों से आप उनका भविष्य बनाने के नाम पे एग्जाम्स करते हैं, तो उसको करवाने वाले जो चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं, वह निश्चित तौर पर फेयर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से अपॉइंट हो। हमारे पास अजय जी उदाहरण है नंदन नीलेकनी का, कि जिन्होंने आधार का इतना बड़ा काम निष्पक्ष तरीके से किया और आज भी फुल प्रूफ सिस्टम है। एक टेक्नोक्रेट ऐसे हमारे पास देश में है और भारत में ऐसे टैलेंट की कमी नहीं है। लेकिन अगर आप नेपोटिज्म के जरिए पद भरते रहेंगे तो जाहिर है धांधली होगी। लेकिन मुझे बड़े षड्यंत्र की बू आती है इसमें, क्योंकि जिनके पास पैसे हैं उनके ही बच्चे आगे चले जाए। क्या इस तरह का षड्यंत्र है? क्या राजा का बेटा राजा बनेगा? क्या आपको ऐसा लगता है अजय जी? नहीं, मेरे को निश्चित तौर पर लगता है कि वर्तमान में ये जो राजनीतिक सिफारिशों पे जो लोग बैठते हैं, जहां भी मौका मिलता है रिक्रूटमेंट या एडमिशन टेस्ट जो प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, वहां पे ये अपना पैसा कमाने, अपने आका जो राजनीतिक जो लोग बैठाते हैं उनके रिश्तेदारों को नौकरी एडमिशन कराना और अपने परिवार को बढ़ावा देना। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और परिवारवाद की इसमें स्पष्ट प्रमाण है। सरकार एक जो सड़क पे इस समय जो छात्रों का जो विरोध है, जो आंदोलन है, जो मिडिल क्लास, जो आम आदमी का जो आक्रोश है, उसका विश्वास खत्म हुआ है, उसके आक्रोश को, उसकी जो तीव्रता है, उसको समझने में कमजोर साबित हो रही है। और निश्चित तौर पर यह मोदी सरकार हो या जो भी सरकार हो, उसके लिए भविष्य बहुत कठिन होगा और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। परीक्षा माफिया को रोक पाने में मोदी सरकार असफल रही है और कई राज्यों में भी परीक्षा माफिया बेलगाम घूम रहे हैं और बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तुरंत बंद होना चाहिए। एनटीए के पहले आकाओं को वहां पर बर्खास्त करना चाहिए। अजय जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत कीमती समय दिया और अच्छी बातें कही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दर्शकों से अपील करना चाहता हूं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, या आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए। आलोचना कीजिए या सराहना कीजिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।